नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इसी कड़ी में बाकी की ओर अपना टॉपिक है वाइटल साइंस ऑफ न्यूबॉर्न। कौन सा टॉपिक है? वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न, नवजात के जैविक चिन्ह। जो नवजात के जैविक चिन्ह हैं उनके बारे में अपन आज क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। तो नवजात के जो जैविक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं TPRBP। कौन कौन से होते हैं? TPRBP। मतलब इसे आप याद कर सकते हो। T मतलब टेम्परेचर, P मतलब पल्स, R मतलब रेस्पिरेटरी रेट, BP मतलब ब्लड प्रेशर और P मतलब पेन। तो ये जो वाइटल साइन है, ये 5 मुख्य रूप से वाइटल साइन होते हैं न्यूबॉर्न के। एक छठा वाइटल साइन भी होता है जिसे बोलते हैं SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। ओके, चलो तो बात करते हैं, याद कैसे रखेंगे? TPRBP, TPRBP, P मतलब स्क्वायर लगा हुआ, मतलब P 2 बार है ना। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, पेन, हो गए 5। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, और क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि निम्न में से 5th वाइटल साइन कौन सा है? क्वेश्चन ऐसे आता है, कोई भी 3 इनमें 4 में से 3 दे देगा, एक चौथा ऑप्शन आपका पेन डाल देगा और क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से 5वां जैविक चिन्ह या 5th वाइटल साइन कौन सा है? तो आपका आंसर क्या होगा? पेन। पेन इज अ 5th वाइटल साइन। चाहे एडल्ट की बात करो, चाहे चिल्ड्रन की बात करो, चाहे न्यूनेट की बात करो, चाहे इन्फेंट की बात करो। ठीक है, तो 5वां वाइटल साइन कौन सा है? पेन। और एक और जो एडिशनल होता है 6 SpO2, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर कितना होता है? तो जो टेम्परेचर होता है 36.5 से 37.5। टेम्परेचर कितना होता है? 36.52 से 30.5 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे ही अपन डिग्री फ़ारेनहाइट में देखें तो 97.7 से 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। किसका? न्यूबॉर्न का। किसका? न्यूबॉर्न का। तो देखो टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस में, और डिग्री फ़ारेनहाइट में 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, टेम्परेचर याद रहेगा, नॉर्मल टेम्परेचर। बात करते हैं दूसरी, पल्स रेट की। तो जो न्यूबॉर्न होता है उसकी पल्स रेट कितनी होती है? वो होती है 120 टू 160 बीट पर मिनट। कितनी होती है? 120 टू 160 बीट पर मिनट पल्स रेट होती है न्यूबॉर्न की। एडल्ट की नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? 60 टू 100 बीट पर मिनट। तो न्यूबॉर्न की कितनी होगी? 120 टू 160 बीट पर मिनट। ओके, इसीलिए आपने देखा होगा ना, जब अपन ने एब्गार स्कोर पढ़ा था तब उसमें जो पल्स वाला पढ़ा था उसमें अपन ने 0 किसको दिया था? एब्सेंट। अगर पल्स रेट एब्सेंट होगी तो उसको अपन ने 0 दिया था। ओके, उसको अपन ने क्या दिया था? 0 दिया था। और जब बोला था कि लेस देन 100 तो उसको अपन ने 1 नंबर दिया था, मतलब 1 स्कोर दिया था, और मोर देन 100 उसको अपन ने 2 स्कोर दिया था। चलो आगे बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की। तो रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है न्यूबॉर्न की? नॉर्मल 30 टू 60 बीट नहीं आएगा, अब आएगा ब्रीथ पर मिनट। ओके, बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। किसकी बात करते हैं? ब्लड प्रेशर की। तो ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो ब्लड प्रेशर में 2 देखते होंगे आप, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। तो जो सिस्टोलिक बीपी होता है किसमें? न्यूबॉर्न में, वो होता है 60 टू 80 mm ऑफ Hg। और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है, जो डायस्टोलिक बीपी होता है वो होता है 40 टू 50 mm ऑफ Hg। ये 50 है, 50। तो देखो अपन ने क्या क्या पढ़े? टेम्परेचर के बारे में पढ़ा कि जो न्यूबॉर्न होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर अपन बात करते हैं तो
बात करते हैं कि उसका पल्स रेट कितना होता है, तो जो पल्स रेट होता है वो पल्स रेट, नॉर्मल पल्स रेट कितना होता है, तो नॉर्मल पल्स रेट होता है उसका 120 to 160 बीट पर मिनट। उसके बाद बात करते हैं रेस्पिरेटरी रेट की, तो रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है 60 to 80 mm of Hg और डायस्टोलिक होता है 40 to 50 mm of Hg। लास्ट आता है फिफ्थ पेन। फिफ्थ कौन सा आता है, पेन। तो देखो अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन पेन से ही आते हैं। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो क्वेश्चन जो आता है वो पेन से आता है। क्या आता है, क्वेश्चन पेन से ही आता है। ये अपने जितने भी चार पढ़े ना, चाहे टेम्परेचर हो, पल्स हो, रेस्पिरेटरी रेट हो या ब्लड प्रेशर हो, ये सब जो है ना कौन से डाटा हैं, ये सब चारों जो है, ये चारों जो है ये है सब्जेक्टिव डाटा, सॉरी ये है ऑब्जेक्टिव डाटा। कौन सा, ऑब्जेक्टिव डाटा। कौन से डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, मतलब इनको पेशेंट नहीं बताएगा, अपन खुद ऑब्जर्व करेंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव डाटा है। पर पेन क्या होता है, पेन देखो पेन दोनों है, पेन सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में जो पेन है वो सब्जेक्टिव डाटा है। बाकी अगर चिल्ड्रंस में, नियोनेट में, इन्फेंट में, इनमें बात करें तो इनमें वो ऑब्जेक्टिव डाटा है। मतलब क्या होता है, चिल्ड्रन, नियोनेट, इन्फेंट वो खुद बता नहीं पाते हैं कि किस प्रकार का पेन हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है, कितना ज़्यादा है, सीवियरिटी कितनी है, तो हम उसको एक स्केल से मेजर करते हैं और सेम वैसा ही स्केल अपन एडल्ट में भी यूज लेते हैं। तो जो पेन है वो एडल्ट में तो कैसा है, एडल्ट में वो सब्जेक्टिव है और चिल्ड्रन में वो ऑब्जेक्टिव है। तो क्वेश्चन यही आता है, सारे वाइटल साइंस ऑब्जेक्टिव होते हैं एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर। तो क्वेश्चन क्या आता है, सारे वाइटल साइन ऑब्जेक्टिव होते हैं एक को छोड़कर। तो वो एक कौन सा है जो सब्जेक्टिव है, वो है पेन। तो पेन के बारे में क्या पढ़ेंगे, पेन जो है फिफ्थ वाइटल साइन है। कौन सा है, फिफ्थ वाइटल साइन है। ये एक प्रकार का कौन सा डाटा है, सब्जेक्टिव डाटा है। इन एडल्ट, वयस्क में ये एक प्रकार का सब्जेक्टिव डाटा है जिसे विजुअल एनालॉग स्केल के द्वारा मेजर करते हैं। एडल्ट में पेन को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल का यूज करते हैं, तो करते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। पेन जो है एडल्ट में, पेन जो है एडल्ट में एक सब्जेक्टिव डाटा है जिसे विजुअल एनालॉग स्केल के द्वारा मेजर करते हैं। बाकी बात करें चिल्ड्रन में, तो चिल्ड्रन में जो पेन है एक ऑब्जेक्टिव डाटा है। मतलब वो नहीं बताएगा, अपन को ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव डाटा है जिसे मेजर करते हैं फेशियल स्केल से। फेशियल स्केल से मतलब वो इमोजी बनाए हुए होते हैं, उसमें बच्चे का फेस इमोजी के साथ मैच किया जाता है कि किस प्रकार का आ रहा है। फिर अपन उसको रेटिंग देते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ऐसे रेटिंग देते हैं। तो देखो वाइटल साइन में 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है। तो फिफ्थ वाइटल साइन आपको पता होना चाहिए पेन है। सिर्फ फिर उसके बाद आपको सबकी नॉर्मल रेंज पता होनी चाहिए। नॉर्मल रेंज में सबसे पहले देखो टेम्परेचर की नॉर्मल रेंज की बात करें तो 30, तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद 97.7 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल टेम्परेचर। बात करें नॉर्मल पल्स की, तो नॉर्मल पल्स क्या होती है, न्यूबॉर्न में 120 से 160, 120 टू 160 बीट पर मिनट। रेस्पिरेटरी रेट कितनी होती है, 30 टू 60 ब्रीथ पर मिनट। ब्लड प्रेशर की बात करें तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है 60 टू 80 mm of Hg और डायस्टोलिक होता है 40 टू 50 mm of Hg। पेन की बात करें तो जो पेन होता है वो एक 5वां वाइटल साइन है। मतलब पेन कौन सा है, फिफ्थ वाइटल साइन है, जो एक प्रकार का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का डाटा है। जबकि ये जो चारों है, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव डाटा है। मतलब पेशेंट नहीं बता सकता कि मेरी कितनी हार्ट रेट चल रही है, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो इसलिए
जो अपन ऑब्जर्व करेंगे वो ऑब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट जो बताएगा वो सब्जेक्टिव डाटा। इसलिए ये चारों ऑब्जेक्टिव डाटा है और पेन सब्जेक्टिव भी ऑब्जेक्टिव भी है। तो क्वेश्चन यहाँ से यही आता है, निम्न में से कौन सा वाइटल साइन सब्जेक्टिव डाटा है या सब्जेक्टिव वाइटल साइन है, तो वो कौन सा है, पेन। पेन जो होता है उसे एडल्ट में तो सब्जेक्टिव डाटा है, मतलब एडल्ट में वो बताएगा खुद, इसलिए एडल्ट में सब्जेक्टिव डाटा है। और एडल्ट में पेन को मेजर करने के लिए जो स्केल यूज करते हैं उसे बोलते हैं विजुअल एनालॉग स्केल। और चिल्ड्रन में जो पेन है वो ऑब्जेक्टिव डाटा है, मतलब वो खुद बता नहीं पाएगा, इसलिए उसके लिए जो स्केल यूज करते हैं उसे बोलते हैं पेशियल स्केल। तो 3-4 ही क्वेश्चन आते हैं। फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है, तो पेन है, ठीक है। सारे वाइटल साइन ऑब्जेक्टिव है, एक को छोड़कर, तो वो कौन है, पेन है, ओके। पेन किस प्रकार का वाइटल साइन है, तो पेन एक प्रकार का सब्जेक्टिव वाइटल साइन है, ओके। फिर आता है कि एडल्ट में पेन को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल का यूज करते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल का यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन में पेन को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल का यूज करते हैं, तो वो पेशियल स्केल का यूज करते हैं, ओके। एक और देख ही लेते हैं, जब वाइटल साइन इतने पढ़े ही हैं तो SpO2 के बारे में भी देख लेते हैं कि SpO2 क्या होते हैं। तो SpO2 के बारे में बात करें, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, छठा वाइटल साइन भी देख ही लेते हैं। SpO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, मतलब ये किसको बताता है, आपके ब्लड में ऑक्सीजन के लेवल को बताता है। दैट मीन्स SpO2 इंडिकेट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। और जो नॉर्मल होता है वो होता है 95 से 100%। कितना होता है, 95 से 100%। कितना होता है, 95 से 100% होता है, ठीक है। अगर ये आपका नॉर्मल लेवल आ रहा है SpO2 का 95 से 100%, इसका मतलब ये है कि जो आपके लंग्स हैं, वो लंग्स आपके बॉडी ऑर्गन को सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन डिलीवर्ड कर रहे हैं, ओके। उसके बाद बात करते हैं कि नॉर्मल लेवल तो मैंने बता दिया आपको 95 से 100% होगा, ठीक है। उसके बाद अगर किसी पेशेंट का 91 से 95% है, 91 से 95% है, तो ये दिखाता है कि उसका जो ऑक्सीजन लेवल है वो ऑक्सीजन लेवल सामान्य से कम है, उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। अगर किसी का लेस देन 90% आता है तो ये बताता है कि यह उस पेशेंट के लिए एक मेडिकल इमरजेंसी, उन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। पर इसमें भी एक केस है, इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि अगर पेशेंट ऑलरेडी COPD का है, किसका है, COPD, व्हाट इज द मीन ऑफ COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या अस्थमा का है, या उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसी स्थिति में उस पेशेंट का जो सामान्य SpO2 लेवल होगा वो 90 के आसपास ही होगा। तो ऐसे पेशेंट में वो ऑक्सीजन का लेवल सामान्य है उसके लिए। चलो यहाँ तक अपन ने बात कर ली। अब आगे बात करते हैं अपन कि वाइटल साइन सबको समझ में आए। उसके बाद बात करते हैं अपन बॉडी मेजर्स, न्यूबॉर्न के बॉडी मेजर्स क्या होंगे। क्या बात करते हैं, बॉडी मेजर्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, बॉडी मेजर्स के बारे में बात करते हैं। बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न, बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न मतलब इसमें पढ़ेंगे कि बेबी का जो न्यूबॉर्न है उसका वेट कितना होना चाहिए नॉर्मली, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए नॉर्मली, उसका हेड सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए, उसका चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए, उसके बाद उसका एब्डोमिनल सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए, उसके बाद उसका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होना चाहिए। ये 4-5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न का क्या मतलब है। बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न का मतलब है कि जो नवजात है उसका वजन कितना होगा सामान्य, उसकी सामान्य लेंथ कितनी होगी, उसका हेड सरकमफेरेंस कितना होगा, उसका चेस्ट सरकमफेरेंस पूरा अगर मेजर करेंगे तो कितना आना चाहिए सामान्य, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस कितना आना चाहिए, और ये मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस ये कितनी होनी चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। तो एक जो न्यूबॉर्न है उस न्यूबॉर्न का जो सामान्य वजन होता है कितना होता है, 2.5 से 4 kg। कितना होता है, 2.5 से 4 kg एक न्यूबॉर्न का सामान्य वजन होता है। और जिसे मेजर करते हैं बेटा किससे नापते हैं, वेट मशीन से। क्वेश्चन यही है, वेट मशीन। आपने बच्चों को वजन करने वाली वेट मशीन देखी होगी,
ऐसे मशीन लगी रहती है, उसमें ऐसा ये तराजू टाइप का ऐसा बना रहता है, उसमें न्यूबॉर्न को सुला देते हैं तो उसका वजन उसमें डिस्प्ले हो जाता है, उसे बोलते हैं वेट मशीन। अब बात करते हैं कि एक जो न्यूबॉर्न है डिलीवर्ड हुआ है उसकी लंबाई कितनी होगी, लेंथ कितनी होगी। तो आइडियली जो उसकी लेंथ होती है बेटा वो होती है 20 इंच। कितनी होती है? 20 इंच। अब इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, जब 20 को 2.5 से करोगे तो 50 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। मतलब आपका जो एक न्यूबॉर्न होगा वो लंबाई में 50 सेंटीमीटर या 20 इंच के आसपास होगा। ओके, अब इसको किससे मेजर करते हैं? तो इसको मेजर करने का क्वेश्चन यही आता है कि एक न्यूबॉर्न है उसकी लेंथ को निम्न में से किसके द्वारा मेजर करेंगे? तो उसे बोलते हैं बेटा इन्फेंटोमीटर। क्या बोलते हैं? इन्फेंटोमीटर। ऐसे होता है एक इन्फेंटोमीटर, ऐसे मतलब वो उसमें ऐसे खड़ा कर दो और वो ऐसे होता है कि उसको आप आपके हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो। तो आप जैसे उसको ऐसे ऊपर करोगे तो वो बच्चे के हेड तक लेके आना है और उस पर रीडिंग लिखी होती है, वो रीडिंग आपको पढ़नी होगी। ओके, बात करते हैं हेड सरकमफेरेंस की। ये जो हेड सरकमफेरेंस है वो न्यूबॉर्न का कितना होगा? तो हेड सरकमफेरेंस जो न्यूबॉर्न का होता है वो होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। मतलब ये जो होता है इसे बोलते हैं 33 से 35 सेंटीमीटर। हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? तो हेड सरकमफेरेंस होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। और इसको मेजर किससे करते हैं बेटा? मेजर करते हैं इसको इंच टेप से। किससे? इंच टेप से। अगला आता है चेस्ट सरकमफेरेंस, कि उसका चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होगा। तो उसका चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होता है? उसका चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 30 से 32। कितना होता है? तो उसका चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 30 से 32 सेंटीमीटर। कितना होता है? 30 से 32 सेंटीमीटर। कितना होता है? 30 से 32 चेस्ट। मतलब ये आप अगर उसका चेस्ट ऐसे मेजर करोगे पूरा राउंड तो वो आएगा 30 से 32 सेंटीमीटर। और इसको भी मेजर करते हैं इंच टेप से। किससे? इंच टेप से। अगला आता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस। मतलब एब्डोमिनल सरकमफेरेंस को अगर आप पूरा मेजर करोगे तो एब्डोमिनल सरकमफेरेंस निकल कर आता है उसका 31 से 33 सेंटीमीटर। और इसको भी मेजर करते हैं इंच टेप से। किससे? इंच टेप से। ओके, अगला आता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। व्हाट इज द मीन ऑफ मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस? मतलब ये वाला एरिया उसका कितना होगा अगर इसको आप ऐसे नापोगे तो जब इसको नापते हैं तो ये निकल कर आता है 11 से 12 सेंटीमीटर। कितना निकल कर आता है बेटा? 11 से 12 सेंटीमीटर। कितना निकल के आता है? 11 से 12 सेंटीमीटर। और इसको नापते हैं साकिर टेप से। ओके, क्वेश्चन यही तो है। चलिए ओके, बात करते हैं बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न। तो बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न में क्या पढ़ना है? बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न में पढ़ना है कि जो न्यूबॉर्न है उसका नॉर्मल वेट कितना होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी, हेड सरकमफेरेंस कितना होगा, चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होगा, एब्डोमिनल सरकमफेरेंस कितना होगा, और लास्ट में बात करनी है कि उसका मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होगा। और इन सबको मापने के लिए कौन कौन सी डिवाइस का अपन को उपयोग करना है। तो जो वेट होता है वो सामान्य वेट कितना होता है न्यूबॉर्न का? 2.5 kg से 4 kg। और नापते किससे हैं? किससे नापते हैं? वेट मशीन से। किससे मेजर करते हैं? वेट मशीन से मेजर करते हैं। ओके, लेंथ कितनी होती है? तो लेंथ जो होती है वो 50 सेंटीमीटर। अब 50 सेंटीमीटर को जब आप डिवाइड करोगे तो 20 इंच आएगा, या 20 इंच को आप सेंटीमीटर में करोगे तो 50 सेंटीमीटर आएंगे। और नापते किससे है? इन्फेंटोमीटर से। इसको इंच टेप से नहीं नापना है, इन्फेंटोमीटर से। मतलब एक इन्फेंटोमीटर आता है जिसमें आप ऐसे सीधा इन्फेंट को खड़ा करोगे तो उसमें पीछे की तरफ जो रीडिंग वाला होता है वो मूवेबल होता है। मतलब आप उसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, तो उसे बोलते हैं इन्फेंटोमीटर। हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? मतलब यहाँ से आप हेड को नापते हुए यहाँ आओगे तो उसे बोलते हैं हेड सरकमफेरेंस। और हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? तो जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर। और इसको नापना है इंच टेप से। वैसे चेस्ट सरकमफेरेंस कितना होगा? चेस्ट सरकमफेरेंस होता है 32 से 33 सेंटीमीटर। 32 से 30 30 से 32 सेंटीमीटर। कितना होता है? 30 से 32 सेंटीमीटर। और इसको नापते हैं इंच टेप से। लास्ट में आता है एब्डोमिनल सरकमफेरेंस जो होता है 31 से 33 सेंटीमीटर और नापते हैं इंच टेप से। लास्ट आता है मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। क्वेश्चन यहीं से आता है कि एक न्यूबॉर्न का मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस मेजर करने के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? तो साकिर टेप। और वो कितना होता है? 11 से 12 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है? क्योंकि जब ये मैं आपको वाइटल साइन ऑफ न्यूबॉर्न, बॉडी मेजर्स ऑफ न्यूबॉर्न, और अगला टॉपिक आता है
ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न। जब तीनों पढ़ा दूंगा तो उसके बाद एक अपना छोटा सा सेशन होगा क्वेश्चंस के, कि इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं या अभी तक पूछे गए हैं, उनके अब एक छोटी सी सेशन रखेंगे, छोटा सा क्लास रखेंगे। ओके, चलिए तो बात करते हैं लास्ट टॉपिक, ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न। ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न। ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न का मतलब क्या हुआ कि उसके उसमें ब्लड कितना है, आरबीसी कितनी है, डब्ल्यूबीसी कितनी है, प्लेटलेट्स कितनी होती है, हीमोग्लोबिन कितना होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो न्यूबॉर्न होता है उसमें जो ब्लड वॉल्यूम होता है ना, ब्लड वॉल्यूम मतलब उसमें वॉल्यूम कितना होगा, तो उसमें जो ब्लड होगा न्यूबॉर्न में, टोटल जो ब्लड होगा वो होता है 80 ml पर केजी। मतलब जितने किलो का न्यूबॉर्न है उसको 80 से मल्टीप्लाई कर लो तो उसमें जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड होगा वो निकल कर आ जाएगा। जैसे सपोज करो कि 3 kg का बेबी है, कितने kg का है, तो उसको आप 80 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 240 ml ब्लड होगा उसमें उस टाइम पे। ओके, तो इस हिसाब से उसका ब्लड वॉल्यूम आपको निकालना है। तो ब्लड वॉल्यूम जो होता है न्यूबॉर्न में वो कितना होता है, 80 ml पर केजी। मतलब जितने केजी का न्यूबॉर्न होगा उसको आपको 80 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसका क्या निकल कर आ जाएगा, ब्लड वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं आरबीसी कितनी होगी। तो जो आरबीसी होती है न्यूबॉर्न में वो होती है 6 to 8 मिलियन पर क्यूब mm ऑफ ब्लड। मतलब समझ में आया आपको, उसमें आरबीसी कितनी होती है, 6 to 8 मिलियन पर क्यूब mm ऑफ ब्लड। और अपन में कितनी होती है, अपन में होती है 3.5 से 5.5 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड, जिसमें मेल और फीमेल का दोनों को एक साथ रेशो ले लिया मैंने। नहीं तो अगर बात करते हैं तो दोनों में अलग आता है। अपन में 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूब mm ऑफ ब्लड होती है, फीमेल में 3.5 से 4.5 होती है ना। तो फिर मैंने 3.5 से 5.5 ऑलरेडी पूरा एक रेशो ले लिया, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस की कि न्यूबॉर्न में एक वयस्क की तुलना में ज़्यादा आरबीसी होती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि जो न्यूबॉर्न, देखो आरबीसी ज़्यादा है मतलब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगा। जब आरबीसी ज़्यादा टूटेगी तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो मतलब जॉइंटिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए तो आपने देखा होगा जैसे न्यूबॉर्न डिलीवर्ड होता है उसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस हो जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस मतलब किसी बीमारी की वजह से नहीं है, ये उसकी एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, इसीलिए इसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। मतलब उसमें आरबीसी ज़्यादा है, जब आरबीसी ज़्यादा टूटेगी तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा, बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा तो उसमें जॉइंटिस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और ये उसकी नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजी की वजह से हो रहा है, इसीलिए उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। एक पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है जो डिजीज कंडीशन की वजह से होता है, जैसे एबियो इनकम्पैटिबिलिटी, RH नेगेटिव मदर है, RH पॉजिटिव बेबी आ गया तो पहली डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, सेकंड डिलीवरी में क्या होगा कि वो जो ब्लड मिक्सअप हो जाएगा तो जो उसकी एंटीबॉडी हो उसको जाकर डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। तो मतलब डिजीज कंडीशन की वजह से अगर न्यूबॉर्न में जॉइंटिस होता है तो उसे बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। पर न्यूबॉर्न की नॉर्मल कंडीशन की वजह से होता है तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस। समझ में आया। अब एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि न्यूबॉर्न में फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्यों होता है। डॉक्टर कहता है कि ये नॉर्मल है, सभी बच्चों में होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि न्यूबॉर्न में आरबीसी की संख्या एक वयस्क की तुलना में ज़्यादा होती है। जब वयस्क की तुलना में आरबीसी ज़्यादा है तो वो टूटेगी भी ज़्यादा, जब ज़्यादा टूटेगी तो वेस्ट प्रोडक्ट जो बिलिरुबिन है वो भी ज़्यादा बनेगा। पढ़ा होगा ना आपने, एक स्टर को बिलिरुबिन जो होता है वो बिलिरुबिन जो होता है बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है। जो बिलिरुबिन होता है वो 2 प्रकार का होता है, स्टरकोबिलिनोजन, यूरिकोबिलिनोजन। जो स्टरकोबिलिनोजन होता है वो आपके स्टूल को येलो कलर देता है और यूरोबिलिनोजन या यूरोक्रोम जिसे बोलते हैं वो आपके यूरिन को येलो कलर देता है ना। ओके, आगे बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल। एक वयस्क में जो व्हाइट ब्लड सेल की रेंज होती है वो 4000 से 11000 के आसपास होती है। मतलब बहुत सी जगह बुक में 4000 से 10000 लिखा हुआ है, बहुत सी बुक में 4000 से 11000 लिखा है, तो अपन रेंज लेके चलते हैं 4000 से 11000। पर वही न्यूबॉर्न में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है न्यूबॉर्न में, और न्यूबॉर्न में 10,000 से 15,000 होती है। 15,000 पर क्यूब mm ऑफ ब्लड, mm ऑफ ब्लड। ओके, अगली बात करते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स कितनी होती है, तो प्लेटलेट्स होती है 3.5 लाख
3.5 लाख पर क्यूब mm ऑफ ब्लड, पर क्यूब mm ऑफ ब्लड। और लास्ट में आता है हीमोग्लोबिन। क्या आता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन उसमें होता है 18 ग्राम, 18 से 20 ग्राम पर DL, और 1 DL बराबर होता है बेटा 100 ml। ओके, समझ में आया? तो ये थे ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न। ब्लड वैल्यू ऑफ न्यूबॉर्न में क्या पढ़ा? ब्लड वॉल्यूम पढ़ा कि न्यूबॉर्न में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है। तो न्यूबॉर्न में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? 80 ml पर केजी। जितने केजी का न्यूबॉर्न होगा उसको 80 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसका टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड निकल कर आ जाएगा। आरबीसी की संख्या न्यूबॉर्न में कितनी होती है? 6 to 8 मिलियन पर mm³ ऑफ ब्लड होती है। इसी वजह से इसमें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस ज्यादा होता है, क्योंकि आरबीसी ज्यादा है, ज्यादा आरबीसी टूटेगी तो ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा, ज्यादा बिलिरुबिन बनेगा तो जॉइंटिस को कोज करेगा। डब्ल्यूबीसी की संख्या भी न्यूबॉर्न में ज्यादा होती है, 10,000 से 15,000 होती है, जबकि एक वयस्क में सामान्य डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 4,000 से 11,000। अब यहाँ डब्ल्यूबीसी की संख्या ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो न्यूबॉर्न है उसकी इम्यूनिटी पावर वैसे लो होती है, तो उसको इन्फेक्शन लगने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब भी कोई फॉरेन बॉडी बॉडी में इंटर करती है तो उससे लड़ने के लिए अपनी बॉडी की डब्ल्यूबीसी क्या करती है? संख्या बढ़ा लेती है। इसीलिए डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। जैसे जो सैनिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं? सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। उसी प्रकार से जो ये आपकी डब्ल्यूबीसी है, ये क्या करती है? हमारे शरीर की रक्षा करती है। किससे? बाहरी तत्वों से, मतलब फॉरेन बॉडी से लड़ती है। इसीलिए इसे बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या बोलते हैं? सोल्जर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। अगला आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स कितनी होती है इसमें? 3.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूब mm ऑफ ब्लड। और प्लेटलेट्स का क्या काम है? आपने सबने पढ़ा होगा। प्लेटलेट्स का प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? क्लोटिंग करना, मतलब ब्लड को क्लोट करने का काम करता है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि जब डेंगू वाले केस होते हैं तो उसमें प्लेटलेट्स की संख्या डाउन होती है। प्लेटलेट की संख्या डाउन होती है मतलब उसमें क्लोटिंग प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसीलिए तो उसमें देखा होगा आपने कि शरीर में या तो कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है या रेड पैचेज बनने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, जिसे बोलते हैं हेमरेजिक डेंगू फीवर। ओके, अगला आता है हीमोग्लोबिन लेवल। और हीमोग्लोबिन कितना होता है? 18 से 20 ग्राम पर DL। और 1 DL इक्वल टू 100 ml। ओके, आज की ये क्लास थी अपनी। थैंक यू।